नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज। साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, पारिस्थितिकी स्तूप, इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि इकोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना भी पूरी बनती है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, पारिस्थितिकी स्तूप क्या होते हैं। पारिस्थितिकी स्तूप की यदि हम बात करें तो पारिस्थितिकी स्तूप को दोस्तों ट्रॉफिक पिरामिड कहा जाता है, या इसके बारे में एक वैज्ञानिक हैं चार्ल्स एल्टनियन। एल्टनियन नामक वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया है, इसलिए इन्हें दोस्तों एल्टनियन पिरामिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एल्टनियन पिरामिड कहते हैं, या इन्हें खाद्य पिरामिड कहा जाता है, या ट्रॉफिक पिरामिड कहते हैं, या ऊर्जा के पिरामिड कहा जाता है। तो ऊर्जा पिरामिड बोलो, खाद्य पिरामिड कह सकते हैं, इसके अलावा हम कह सकते हैं इसको एल्टेनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1929 में पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में दोस्तों किसने बताया है? चार्ल्स एल्टन ने बताया है। किसने बताया है? चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वर्ष 1938 में एक वैज्ञानिक हैं बोडेनहाइमन, इन्होंने बायोमास के लिए पिरामिड संरचना का प्रस्ताव रखा था। ये वैज्ञानिक मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है, एक वैज्ञानिक आपको याद रखना है, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन वैज्ञानिक ने सबसे पहले पोषक स्तरों के स्वरूप को एक पिरामिड के रूप में दर्शाया था, जिसे पारिस्थितिकी स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में हचिंसन एवं लिंडमैन ने उत्पादकता के लिए पिरामिड का प्रस्ताव रखा था। उत्पादकता का मतलब होता है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का अर्थ होता है हरे पेड़ पौधे। हरे पादप जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उत्पादक के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें पारिस्थितिकी स्तूप की विशेषताएं क्या होती हैं, ये दोस्तों केवल समझने के लिए है। क्वेश्चन जो आता है वो पारिस्थितिकी स्तूप के टाइप्स पर आता है कि कौन सा पिरामिड किस प्रकार का होता है। विशेषताओं की बात करें तो इसमें एक तो 2 से 4 परतें उपस्थित होती हैं। एक ही प्रकार के खाद्य स्रोतों पर निर्भर जीवों को एक ही स्तर में रखा जाता है, जिससे पहले उत्पादकों को रखते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, फिर तृतीयक आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक के साथ द्वितीयक भी साथ में ही हम रख दें, नहीं, अलग अलग स्तरों में अलग अलग प्रकार के जीवों को यहां पर रखा जाता है। उत्पादक विशाल जनसंख्या वाले पारिस्थितिक जो पिरामिड होते हैं उसके सबसे निचले स्तर पर होते हैं। हमेशा प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्पादक, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, और उत्पादकों को हमेशा निचले स्तर पर रखा जाता है। पिरामिड का नुकीला आकार, हमेशा पिरामिड त्रिभुज आकार में होता है, उल्टा त्रिभुज के रूप में भी हो सकता है, जिसे उल्टे पिरामिड कहते हैं। नुकीला आकार किस बात को दर्शाता है कि पिरामिड के प्रत्येक स्तर के साथ ऊर्जा या बायोमास की आपूर्ति क्या हो रही है? कम। यदि नुकीला है, नुकीले की तरफ मान के चलना है आपको, कि चाहे वो ऊर्जा की बात करें, चाहे वो मास की बात करें, भार की बात करें, नुकीले क्षेत्र की तरफ बात करें हम, तो हमेशा वहां पर कमी नजर आती है, और चौड़े क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हमेशा वहां पर वृद्धि नजर आती है। चाहे वो जैव संख्या का पिरामिड हो, चाहे वो जैव भार का पिरामिड हो सकता है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी स्तूप के प्रकारों की। पारिस्थितिकी स्तूप के दोस्तों 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला होता है संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जैव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड। कई बार तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। जैव संख्या के पिरामिड की बात करें हम तो दोस्तों जैव संख्या के पिरामिड उल्टे भी होते हैं और सीधे भी होते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको उल्टे सीधे कैसे होंगे। तो जैव संख्या के पिरामिड उल्टे एवं सीधे दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैव भार की बात करें हम तो जैव भार के पिरामिड भी उल्टे तथा सीधे दोनों प्रकार के होते हैं, उल्टे भी होते हैं और सीधे भी होते हैं। और ऊर्जा के पिरामिड्स की यदि हम बात करें तो ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? सदैव सीधे। तो पारिस्थितिकी स्तूप 3 टाइप्स के हुए हैं। फर्स्ट नंबर संख्या का पिरामिड उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के होते हैं। जैव भार का पिरामिड उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। पिरामिड्स के बारे में सर्वप्रथम एल्टन वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इन्हें दोस्तों
एल्टनियन पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला दोस्तों आता है संख्या का पिरामिड। क्या नाम है? संख्या का पिरामिड। संख्या के पिरामिड में हम बात करें तो हम बात कर चुके हैं कि संख्या का पिरामिड उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है। संख्या का पिरामिड हमेशा किसी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर, इनको क्या कहा जाता है? ये विभिन्न पोषक स्तर हैं। इनमें जो जीवित व्यक्तियों की संख्या है, जीवित जीवों की कुल संख्या है, उस कुल संख्या को कौन दर्शाता है? संख्या का पिरामिड दर्शाता है। उत्पादक इसमें हमेशा निचले स्तर पर होते हैं। ये पेड़ पौधे क्या होते हैं दोस्तों? प्रोड्यूसर्स होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक हमेशा बताइए कौन से स्तर पर होंगे? निचले स्तर पर होंगे। कौन से स्तर पर? निचले स्तर पर। और शीर्ष मांसाहारी हमेशा सबसे ऊपरी स्तर पर होता है। आप देखते हो पेड़ पौधे हमेशा उत्पादक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इन्हें प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधों को जो खाएगा दोस्तों उसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और पारिस्थितिकी तंत्र में तीनों उपभोक्ताओं में से सर्वाधिक संख्या में जो उपभोक्ता पाए जाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। गाय, भैंस, चूहा ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चूहे को खा सकती है बिल्ली, चूहे को खा सकता है मेंढक, चूहे को सर्प खा सकता है। छोटे छोटे पेड़ पौधों को कीट वगैरह भी खाते हैं। और कीट को कौन खा सकता है? मेंढक खा सकता है, मछली खा सकती है। तो जो प्राथमिक को खाएगा वो हमेशा कार्निवोरस होगा, यानी इनको हम मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मांसाहारी कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा कैसे होंगे बताओ? शाकाहारी होंगे। कैसे होंगे? शाकाहारी। इनको जो खाएगा वो कौन कहलाएगा? शेर। शेर का मतलब ये चरम उपभोक्ता है, टॉप कार्निवोरस है। इसको शीर्ष मांसाहारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शीर्ष मांसाहारी के नाम से जाना जाता है, या इन्हें चरम उपभोक्ता कहते हैं। खाद्य स्तूप के शीर्ष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये संख्या का पिरामिड ये कैसा वाला है? सीधा वाला है दोस्तों। कैसा है? सीधा। अब हम बात करते हैं कि संख्या का पिरामिड उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के होते हैं। तो सीधा तो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि संख्या का पिरामिड उल्टा कैसे होगा। सीधे पिरामिड के आधार में उत्पादकों की संख्या क्या होती है? अधिक, सीधे पिरामिड में। लेकिन उल्टे पिरामिड के आधार में उत्पादकों की संख्या क्या होती है? कम होती है। यहां पर उत्पादक वृक्ष क्या है दोस्तों? याद रखना, उत्पादक हैं। वृक्ष क्या है? उत्पादक हैं। इनकी संख्या कम है। नुकीला आकार हमेशा कम को दर्शाता है और चौड़ा वाला आकार हमेशा अधिक को दर्शाता है। जबकि सबसे ऊपरी स्तर पर अधिक संख्या में जीव होते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर जीवों का आकार और भोजन की खपत दोस्तों क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे वृक्ष से भोजन प्राप्त करते हैं चिड़िया, तोता, बंदर, और फिर लास्ट में जाके है कीट। तो सबसे ज्यादा संख्या में वैसे भी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा संघ है। आर्थ्रोपोडा में कीड़े मकोड़ों को रखा गया है, कीट को रखा गया है। यहाँ कीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, इनकी संख्या इसकी तुलना में कम है, और इसकी तुलना में इसकी संख्या कम है। यानी संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं दोस्तों? उल्टे एवं सीधे दोनों ही प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे एवं सीधे दोनों ही प्रकार के होते हैं। दूसरा जो हमारा नंबर आता है उसको बोलते हैं जैव भार का पिरामिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? जैव भार का पिरामिड कहा जाता है। बायोमास का पिरामिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब होता है जीव का भार। जब दोस्तों संख्या का पिरामिड उल्टा एवं सीधा होगा तो भार का पिरामिड भी कैसा होता है? उल्टा एवं सीधा दोनों ही प्रकार का होता है। भार का पिरामिड क्या होता है? ऐसा पिरामिड जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में या विशिष्ट खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर के कुल भार को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं? भार का पिरामिड कहा जाता है। ये पिरामिड दोस्तों कैसे होते हैं? उल्टे एवं सीधे दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसे हम घास स्थल या जीव भार के पिरामिड के बारे में बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हरे पेड़ पौधे, जब चौड़ा भाग है तो इनकी संख्या ज्यादा है। हरे पेड़ पौधों को कौन खा सकता है? चूहा खा सकता है, बकरी खा सकती है, कीट वगैरह खा सकते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। हरे पेड़ पौधे तो दोस्तों उत्पादक होते हैं, याद रखना, और इनको जो खाएगा उसको अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक को जो खाएगा दोस्तों
उसको हम कह सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। और इसको जो खाएगा उसको अपन तृतीयक उपभोक्ता या इसको शीर्ष उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। यहां पर हरे पेड़ पौधों का बायोमास ज्यादा है, उससे कम चूहा बकरी कीट का है, उससे कम मछली मेढक बिल्ली का है, उससे कम किसका है? शेर का है। तो ये बायोमास का पिरामिड कैसा है दोस्तों? सीधा है। अगर हम जलीय पारितंत्र का जैव भार के पिरामिड की बात करें तो जलीय पारितंत्र का जैव भार का पिरामिड कैसा है दोस्तों? उल्टा होता है। जैसे पादप प्लवक होते हैं, पादप प्लवक का मतलब होता है जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, जल की सतह पर तैरते रहते हैं, इनको दोस्तों कौन खा जाता है? छोटी मछलियां खा जाती हैं। और छोटी मछलियों कौन खा जाता है? बड़ी मछलियां। यहां पर ये पादप प्लवक क्या है? याद रखना, उत्पादक हैं। छोटी मछलियां खाती हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और प्राथमिक को जो खाएगा उसको क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। यहां पर इसका भार कम है, छोटी मछली का भार और ज्यादा है, बड़ी मछली का भार और ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जैव भार के पिरामिड उल्टे एवं सीधे दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसे संख्या के पिरामिड होते हैं, ऐसे ही जैव भार के पिरामिड उल्टे एवं सीधे दोनों ही प्रकार के होते हैं। तीसरा जो आता है हमारा लास्ट, वो है ऊर्जा का पिरामिड। और ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सदैव सीधा। ऊर्जा का पिरामिड बताओ सदैव कैसे होते हैं? सीधे। सीधा प्रश्न आ सकता है डायरेक्ट, ऊर्जा के पिरामिड सदैव कैसे होंगे? सीधे। ऊर्जा के पिरामिड का मतलब होता है ऐसा पिरामिड जो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में एक स्तर, पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा के पिरामिड के आधार पर स्थित उत्पादकों के पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है तथा सबसे ऊपर के उपभोक्ता के पास सबसे कम ऊर्जा होती है। दोस्तों सबसे पहले हरे पादप भोजन बनाते हैं, ऊर्जा लेते हैं, उनको जो खाएगा, उनको जो खाएगा, फिर उनको जो खाएगा, प्रत्येक पोषण स्तर से अगले स्तर में लगभग 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे दक्षांश का नियम कहते हैं। ये लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया है। तो हमेशा ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में या एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितने परसेंट ट्रांसफर होती है? 10% ट्रांसफर होती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं दोस्तों? प्रोड्यूसर्स का अर्थ होता है उत्पादक। उत्पादकों ने माना कि 100% ऊर्जा प्राप्त की। ये 100% को जो प्रोड्यूसर्स को जो खाएगा उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन इसमें इसका कितना परसेंट एनर्जी जाएगी? 10%। फिर इनको जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। इसका इसमें कितनी जाएगी? 10 का 10%, 1%। फिर सेकेंडरी को जो खाएगा वो याद रखना टर्सरी के अंदर जाता है। किस में जाता है दोस्तों? टर्सरी के अंदर जाता है। सेकेंडरी को जो खाएगा वो क्या कहलाता है? टर्सरी कंज्यूमर कहलाता है। टर्सरी कंज्यूमर कहलाता है। और इसका भी 10% क्या हो जाएगा? 0.1%। यानी नोट लगाकर एक पॉइंट दिया है मैंने, इंपोर्टेंट है। लिंडमैन के दक्षांश के नियम के अनुसार क्या बताया था इन्होंने कि ऊर्जा केवल 10% ही एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। बाकी 90% ऊर्जा उपापचय क्रियाओं में काम में आ जाती है या यह नष्ट हो जाती है। इसको कहा जाता है दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड, या हम ये कह सकते हैं कि पिरामिड का महत्व क्या है। पारिस्थितिकी पिरामिड के महत्व के बारे में हम बात करें तो इसमें विभिन्न जीवों के आहार पैटर्न को ध्यान में रखा जाता है, जीवित प्राणियों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि एक पोषण स्तर से शुरू होकर पारिस्थितिकी तंत्र का जो अगला स्तर है उसमें कितनी ऊर्जा स्थानांतरित हुई। ये भी जानकारी हमें किससे मिलती है? पारिस्थितिकी स्तूप से मिलती है। ये जैव विविधता के डाटा के बारे में जानकारी देता है कि इस पृथ्वी पर, इस भूभाग पर कितने प्रकार के जीव जंतु उपस्थित होते हैं। तो ये बात की है दोस्तों हमने खाद्य स्तूप के बारे में। किसके बारे में बात की है? खाद्य स्तूप के बारे में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका एक छोटा सा टॉपिक था जो क्लियर हुआ होगा, जिसका नाम था हमारा
पारिस्थितिकी स्तूप, इकोलॉजिकल पिरामिड। ऐसे ही दोस्तों इससे छोटे छोटे टॉपिक्स को ध्यान में रखा जाएगा और इसी तरीके से आपकी तैयारी को मजबूत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।